सुप्रभात प्रिय मित्रों, एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो है रीतिकालिक प्रवृत्तियाँ। इससे पिछले वीडियो में रीतिकालिक प्रवृत्ति के हमने 5 प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। अब उसे आगे देखते हैं, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बहुकिता एवं चमत्कार प्रदर्शन, और आज पढ़ेंगे भक्ति एवं नीति। छठा जो प्रकरण था, बिंदु था, वो है भक्ति और नीति। भक्ति और नीति। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति और नीति, क्या रीतिकालीन काव्य में भक्ति और नीति को भी स्थान था? हाँ, बिल्कुल था। यानी कुछ कवियों ने भक्ति और नीति पर रचनाएं भी की थी। मानते कि रीतिकालीन जो कालखंड था, रीति काव्य जो था, उसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार पर ध्यान दिया गया। श्रृंगार पर रचनाएं अत्यधिक लिखी गई। अलंकार, जिनमें अलंकार और काव्य निरूपण उच्च कोटि का था, लेकिन कुछ ऐसे कवि भी थे जिन्होंने भक्ति और नीति की भी रचनाएं की थी, है ना। तो कहते हैं कि रीतिकाल का जो रीतिकाल प्रमुख जो प्रतिपाद्य है, रीतिकाव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? वो प्रतिपाद्य श्रृंगार। रीति का जो प्रमुख आधार है वो श्रृंगार है। श्रृंगार क्योंकि इसमें नारी सौंदर्य को प्रमुखता से देखा गया और श्रृंगार पर रचना अधिक लिखी गई, इसलिए ये जो नीति काव्य है, ये रीति काव्य है, ये पूर्ण रूप से श्रृंगार पर आधारित था। क्योंकि भक्ति और नीति के यत्र तत्र कुछ रचनाएं इसमें बिखरी पड़ी थी। माना कि भक्ति और नीति का ये विषय नहीं था, कालखंड नहीं था, लेकिन कुछ कवियों ने, कुछ रचनाकारों ने अपनी भक्ति और नीति पर रचनाएं भी लिखी, क्योंकि उन श्रृंगारिकता के साथ साथ उनके मन में भक्ति भाव भी था। क्योंकि भक्ति भाव और नीति ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और इनको मनुष्य छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये नैसर्गिक है। भौतिकवाद से सीखी हुई वस्तु भुलाई जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन जो नैसर्गिक वस्तुएं होती हैं वो मनुष्य की कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से सृजित होने लगती है। तो भक्ति और नीति ये मानसिक प्रवृत्ति है ना। तो कई कवियों के मन में ये भक्ति और नीति की जो रचनाएं हमको मिलती है, तो ये उनकी मानसिक प्रवृत्ति है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने काव्य रचना की है। बिहारी जी ने भगवान को पर कई सारे दोहे कहे हैं, जैसे कौन भांति रही है विरुद्ध अब देख बेमुरारी, कौन भांति रही है विरुद्ध अब देख बेमुरारी, और बींधे मसु आन के गीधे तारी, है ना। तो ये इस प्रकार यानी भगवान को अपने विरुद्ध रक्षा की चुनौती दे रहे हैं। इसमें बिहारी जी अपने विरुद्ध रक्षा की चुनौती देकर कह रहे हैं। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक और भक्तिपरक रचनाएं भी बिहारी जैसे कवियों के माध्यम से रीति काव्य में मिलती है। और आगे बढ़ते हैं कि नगेंद्र जी कहते हैं कि रीति काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है। उन्होंने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, उनके अनुसार कि रीतिकाल का कोई भी कवि, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भाव से
हीन नहीं है। बिल्कुल सही है। यानी रीतिकाल में कोई भी कवि भक्ति भाव से हीन नहीं है। सारे कवियों में कहीं न कहीं भक्ति और नीति की भावनाएं हैं, अब बात ये, हाँ, हो भी नहीं सकता क्यों? क्योंकि भक्ति उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। भक्ति उनके लिए क्या है? मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या? भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भक्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और भौतिक रस की उपासना करके उसके विलास जगत मन में इतना नैतिक बल भी नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। यानी उनके मन में इतनी भी शक्ति आसक्ति नहीं थी कि भक्ति रस से अपने आप को मुक्त कर ले और भौतिक रसवादी प्रक्रिया में अपने को शामिल कर ले, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये नगेंद्र जी की राय थी, नगेंद्र जी ने ऐसा कहा है। और रीतिकालीन कवियों राधा कृष्ण के नाम के आधार पर जो रचनाएं प्रस्तुत की है उनमें भक्ति भावनाएं प्रमुख रूप से देखी जाती है। नीति पर रचनाएं देखी जाती है। भक्ति भावनाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा को आधार मानकर रीतिका में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। उस साहित्य में भक्ति भावना के पद भी देखे जाते हैं, दोहे भी देखे जाते हैं, कवित्व भी देखे जाते हैं, सविया भी देखे जाते हैं, है ना? उनके हृदय में भक्तिकालीन जो कवि थे उनके समान राधा कृष्ण के प्रति एक सच्ची भक्ति नहीं थी, बल्कि वो भक्ति की आड़ में श्रृंगारिकता को परोसते थे। ये है प्रमुख चीज। यानी भक्ति की आड़ में वो श्रृंगारिकता को परोसते थे। कौन से कवि? रीतिकाल के कवि। उनका मुख्य उद्देश्य था कि राधा कृष्ण की विलास जो श्रृंगार है उसको विलासतापूर्ण, चमत्कारपूर्ण और पांडित्यपूर्ण तरीके से लोगों के सामने रखना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था, है ना? कुछ अब देखिए, बिहारी जी हैं, बिहारी सबसे लिखा, बिहारी सबसे लिखा। बिहारी आमेर राजा के दरबार में रहा करते थे बिहारी जी, है ना? इन्होंने बिहारी सत्सई लिखा। बिहारी सत्सई, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सत्सैया के जो दोहरे बिहारी जी के द्वारा लिखे हुए जो दोहे थे वो छोटे छोटे थे, दिखने में थे, लेकिन उनका अर्थ गांभीर्य बहुत प्रधान था, बहुत विशाल था अर्थ, है ना? तो वही बात है, बिहारी सत्सई में भी 70 दोहे, 70 जो दोहे हैं, 70 दोहे वो भक्ति भावना के, भक्ति भावना से जुड़े हुए 70 दोहे बिहारी सत्सई में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीतिकालीन काव्य में भी रीतिकाल के जो कवि थे उनमें भी भक्ति भावना और नीति भावना थी। तो उन्होंने रीतिकाल में रहते हुए भी भक्ति और नीति के दोहे लिखे गए, उनकी रचना मिलती है, ठीक है ना? जैसे नीति पर दुआ, एक बिहारी जी ने कहा कि नल की और नल नीर की गति एक कर जोय और जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो हो। ये नीति पर है, ये नीति के सिद्धांत पर आधारित दुआ है। तो इस तरह के अनेक दुए रीतिका में बिखरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं कि रीति काव्य में भी भक्ति और नीति की जो काव्य था वो खूब लिखा गया, खूब देखने को मिलता है, ठीक है ना? यानी नीति और भक्ति पर भी काव्य सर्जना हुई है। कहाँ? रीति काव्य में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं।
अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। अब देखिए बहुत अच्छा बिंदु है, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। भारत देश की संस्कृति में नारियों को पहला स्थान मिलता है, क्योंकि त्याग की और धैर्य की परम मूर्ति होती है। जीवन की जीवनता को जीने का मादा नारियों में पुरुष से अधिक होता है, और हमारे देश में नारियों को उच्च स्थान प्राप्त है ना। नारियों की पूजा होती है, नारियों के यहाँ देवी स्वरूप पूजा जाता है, तो नारी पूजनीय है हमारे देश में। तो देखिए, लेकिन रीतिकाल में नारी का क्या दृष्टिकोण रहा है, नारी के प्रति कवियों का क्या रवैया रहा है रीतिकाल में। मैं पूर्व में हम जान चुके हैं कि रीतिकालीन जो काव्य था वो दरबारी कवियों का काव्य था। उसमें दरबारी कवि थे, यानी किसी राजा सामंत ठाकुर के राज दरबारों में वो कवि रहा करते थे और उनकी वृत्ति पर अपना पालन पोषण करते रहते थे, और उनके अनुसार ही वो काव्य रचना करते थे, राजाओं को प्रसन्न किया करते थे। और राज दरबार में जो नृत्यांगनाएं थी, वो जब नृत्य किया करती थी तो उनके सौंदर्य में, नारी के सौंदर्य में, उनका देह सौंदर्य, उनकी कामुकता, उनके अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य की विलासिता, उनका सुंदर चित्रण कवि कर करके राजाओं को सुनाया करते थे और सभाओं में रसिकता बरसाते थे। ऐसी भावनाएं पैदा होने लगी थी। और रीतिकाल के जो कवि थे, इसमें रीतिकाल में नारी पर जो दृष्टिकोण था वो वास्तविक श्रृंगार नहीं था, उस श्रृंगार में विलासिता थी, भोग था, कामुकता थी, अश्लीलता थी। तो कहने का मतलब है कि रीतिकालीन जो काव्य केंद्र बिंदु वो नारी चित्रण रहा है। हम ये जानते हैं कि रीति का पूरा जो काव्य है, पूरा कालखंड है, वो नारी चित्रण पर अधिक आसक्त रहा है। और नायिका के जो नक्शी वर्णन है उस पर रुचि अधिक दिखाई देती है। इसमें रीतिकाल में नक्शी वर्णन, नक्शिक वर्णन है ना, नक्शिक, यानी नारी के बाह्य रूप का प्रदर्शन, नारी के नाखून से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर और उसके अंगों को आधार बनाकर उद्दीपन के माध्यम से, यानी विभिन्न कवियों ने बहुत काव्य लिखा है, उसके बाह्य सौंदर्य पर अधिक कलम चलाई है। इसलिए नारी के उदात्त भाव का यानी नक्शी वर्णन उन्होंने किया है। और यानी केंद्रिक भावना, नारी पर केंद्रिक भावना अधिक रम्य दिखाई देती है रीतिकाव्य में, यानी इंद्रियों का सुख अधिक दिखाई देता है रीतिकाव्य में। नारी के विभिन्न अंग, उनके स्थूल और मांसल, स्थूल और मांसल अंगों पर अधिक चित्रण किया गया है। उनका स्थूल और मांसल चित्रण अधिक किया गया है। नारी का स्थूल और मांसल, स्थूल मतलब पूरे शरीर का, और उनके विभिन्न अंगों को अनेक उपमाएं देकर सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करना, है ना। जैसे आपको कमल कहना, मुखचंद्र कहना, तो इस प्रकार की कलियों, जो उनकी कलाइयां हैं, हाथ हैं, उनको कमल की पंखुड़ियों को डंडी के समान लचकता हुआ कहना। तो ये विभिन्न उपमाएं कवियों ने नारी के बाह्य सौंदर्य को बताने के लिए रीतिकाव्य में प्रमुखता से की थी। और आगे देखिए, फिर आगे क्या बताया है, लेकिन नारी को उन्होंने विलासिनी के रूप में ही माना, विलासिनी रूप में ही, भोग्या के रूप में ही नारी को माना, विलासिनी और भोग्या।
भोग्या के रूप में ही नारी को माना। वो उनके बाह्य रूप पर आसक्त थे, लेकिन नारी का एक दूसरा पक्ष भी है, गृहिणी, माता, भगनी, देवी। इस पक्ष पर रीतिकालीन कवियों का कोई ध्यान नहीं गया कि नारी केवल भोग्य की और विलासिता की वस्तु नहीं है। नारी एक गृहिणी भी होती है, नारी एक माता भी होती है, नारी एक देवी भी होती है, नारी एक कर्तव्य का निर्वहन करने वाली एक ज्वलंत उदाहरण भी होती है। इस तरफ सकारात्मक नारी के त्याग और संघर्ष और जीवटता पर किसी का ध्यान नहीं गया, इस तरफ किसी का रीतिकाल में ध्यान नहीं गया। केवल रीतिकाल में तो केवल नारी के सौंदर्य पर ही प्रचुरता देखने को मिलती है। हाँ, उनके अंग प्रत्यंगों और उनके हाव भाव पर ही कवियों ने अधिकतर लोगों को रिझाने के लिए कलम चलाई, और उनके व्यक्तित्व पर, नारी के आंतरिक सौंदर्य पर किसी ने कलम नहीं चलाई। यानी रीतिका में देखते हैं कि नारी का आंतरिक सौंदर्य बिल्कुल भी पटाफिक्स नहीं है, यानी चित्रित नहीं है, केवल बाह्य रूप प्रदर्शन और उसका विलास रूपी रीतिका में सामने आता है। तो कहने का मतलब है कि रीतिका में नारी की वृत्ति क्या है? कामुक दृष्टिकोण रहा है, विलासी दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, तो ये नारी की स्थिति रीतिका में। अब देखते हैं आगे अगला बिंदु। अब अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु देखते हैं प्रकृति चित्रण। अगला बिंदु प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण एक बात ध्यान देने की है, बहुत सुंदर चीजें हैं। क्या रीति काव्य में प्रकृति चित्रण भी मिलता है? क्या रीतिकाल जो सौंदर्य का केंद्र बिंदु रहा है, नारी के बाह्य स्वरूप और बाह्य सौंदर्य का चित्र उबारने वाला कालखंड रहा है, क्या ऐसे युग में प्रकृति चित्रण भी कवियों ने ध्यान दिया है? क्या काव्य रीतिकाल में प्रकृति चित्रण में भरपूर हुआ है? तो इसका प्रश्न यह है, इसका जवाब यह है, इसका उत्तर यह मिलता है कि रीति काव्य में भी प्रकृति चित्रण हुआ तो है, लेकिन वो उद्दीपन रूप में हुआ है। कैसे हुआ है? उद्दीपन रूप में, उद्दीपन रूप में, नेकी आलम्बन रूप में, नेकी आलम्बन रूप में। वो आलम्बन रूप में नहीं हुआ है चित्रण, किस रूप में हुआ है? उद्दीपन रूप में। प्रकृति जो चित्रण हुआ है वो उद्दीपन रूप में हुआ है, नेकी आलम्बन रूप में। प्रकृति को आलम्बन नहीं बनाया है, प्रकृति को सौंदर्य यानी सुंदरता के वर्णन करने में, नारी के सौंदर्य को और अच्छा सुंदर बताने के लिए प्रकृति को उसमें सहयोग बताया गया है, प्रकृति का उसमें उद्दीपन रूप बताया गया है। नारी के सौंदर्य में और चार चांद लगाने के लिए कवियों ने प्रकृति का सहारा लिया। नारी के मुख की सुंदरता बढ़ाने के लिए चांद का सहारा लिया गया, नारी के आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कमल का सहारा लिया गया। इसलिए प्रकृति का चित्रण तो किया गया, लेकिन नारी के विलासी बाह्य रूप के जो सौंदर्य उसमें वृद्धि करने के लिए उसको सहायक रूप में लिया गया, उद्दीपन रूप में लिया गया। यानी सुंदरता और विलासिता में उद्दीप्त और तेज कैसे उद्दीप्त हुआ जाए, इसके सहयोग के लिए प्रकृति का चित्रण रीतिकाल में देखने को मिलता है। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलंकारिक रूप में दूसरा है अलंकारिक रूप में, यानी नारी का जो चित्रण हुआ है किस रूप में हुआ है? अलंकारिक रूप में, अलंकारों के रूप में। ठीक है ना? तो रीतिकाल का जो सृजन रहा है, काव्य सृजन रहा है, वो अलंकार प्रधान रहा है, उसमें अलंकारों का बहुत प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात है, हाँ, अब देखिए संयोग काल व वियोग काल,
सौंदर्य का संयोग काल और वियोग काल, यानी श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही स्थिति में प्रकृति का जो चित्रण रहा है वो सुखद भी रहा है और दुखद भी रहा है। क्योंकि नागवती वियोग खंड हम जब पढ़ते हैं तो प्रकृति, राजा रतन सेन जाता है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, तो प्रकृति उसका पूरा पूरा साथ देती है। कहीं प्रकृति उसे दुखद रूप में दिखाई देती है, उसका दुख दुखद रूप में प्रस्तुत करती है, कहीं सुखद रूप में प्रस्तुत करती है। तो प्रकृति यानी श्रृंगार का संयोग और वियोग दुखद और सुखद रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और देखो कुछ कवियों ने यानी ऋतुओं पर आधारित कुछ कवियों ने षड ऋतु और 12 मासा वर्णन किया है। षड ऋतु और 12 मासा वर्णन किया है, यानी षड ऋतु और 12 मासा। कुछ कवियों ने षड ऋतु और 12 मास को आधार बनाकर श्रृंगार का प्रतिपाद्य किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब देखिए रीतिकाल में कवि हुए हैं सेनापति। सेनापति, उस कवि का नाम है सेनापति। अगर सेनापति को छोड़ दें तो सारे कवियों ने श्रृंगार का संयोग और वियोग जो चित्रण किया है वो प्रकृति को उद्दीपन रूप में किया है। लेकिन सेनापति जी का जो जन्म है वो पहाड़ों के मध्य हुआ था, प्रकृति के सुरम्य प्रकृति के बीच हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इर्द गिर्द चारों तरफ सौंदर्य, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिला। और शायद उसी बचपन में उस प्रकृति के सौंदर्य ऐसा बीज पड़ा सेनापति जी के अंदर कि वो उनकी रचनाओं में वास्तविक प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण मिलता है। वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सेनापति को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए मनोहारी वर्णन जो प्रकृति का मिलता है वो सेनापति की रचनाओं में मिलता है। तो एक मात्र सेनापति को छोड़ दें तो किसी भी कवि का इनके समान मनोहारी वर्णन नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति का जो चित्रण है उद्दीपन रूप में रीति काव्य में मिलता है। पद्माकर जी कहते हैं बसंत को लेकर, पद्माकर भी रीतिकारी कवि हैं पद्माकर। तो पद्माकर के पद बहुत प्रसिद्ध है ये कवि। तो क्या है, उसमें कहते हैं कि द्वार में दिशान में, कि द्वार में दिशान में दूनी में देश देशनों में, द्वार में दिशान में दूनी में देश देशनों में। और देखो दीप दीपनों में दीपक दिगंत है, देखो दीप दीपनों में दीपक दिगंत है। और बीतिनी में ब्रज में नवेलिनी में बेलिनी में और बनन में बागन में भगरो बसंत है। तो ये सुंदर छंद पद्माकर जी का है, लेकिन इसमें इस छंद में बसंत का सुंदर वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह निष्कर्ष निकलता है कि रीति काव्य में प्रकृति का भी अद्भुत और उद्दीपन रूप में वर्णन मिलता है, प्रकृति का प्रयोग है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं नवे बिंदु पर, और नवे बिंदु हमारे सामने संकुचित जीवन दृष्टि है ना। नवा बिंदु क्या है, संकुचित जीवन दृष्टि। नवा बिंदु है संकुचित जीवन दृष्टि। दृष्टि देखिए, बिल्कुल अगर हम इस बिंदु पर ध्यान से देखें, इस बिंदु को ध्यान से देखने में हमें क्या पता चलेगा कि वास्तव में जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है रीतिकाव्य में अत्यंत संकुचित दिखाई देता है, संकीर्ण दिखाई देता है ना। जीवन के जो नैतिक मूल्य है, जीवन मूल्य है, जो नैतिकता है, जो कर्तव्य बोध है,
वो रीति काव्य में बिल्कुल कम दिखाई देता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता। इनका जीवन रीति काल में मनुष्य का जीवन अत्यंत संकुचित दिखाई देता है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचना का परिवर्तन नहीं होता रीति काल में, केवल आंखों के सुख और मन के तृप्ति के लिए इसमें काव्य वर्णन होता है। और किसी भी विलासी राजाओं को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, राजाओं को सुख प्रदान करने के लिए राज दरबार में जो कवि आश्रित थे उनके द्वारा विलासी काव्य लिखा गया है ना, जो भी मनुष्य के जीवन से कोई सरोकार नहीं रखता। तो और नारी के संपूर्ण शरीर का उन्होंने उदात्त भाव से चित्रण किया है, उनके संपूर्ण अंगों का चित्रण किया है, उनके बाह्य स्वरूप और बाह्य सौंदर्य पर चित्रण किया है। क्यों? केवल राजाओं के मनोरंजन के लिए। इसमें जीवन का मूल उद्देश्य कुछ भी नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन के प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण काव्य में होना चाहिए था, वो व्यापक दृष्टिकोण काव्य में रीति काव्य में देखने को नहीं मिलता। वो व्यापक दृष्टिकोण रीति काव्य में नहीं मिलता। ऐसा लगता है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। बिल्कुल सही कहते हैं डॉक्टर भागीरथ जी। वो कहते हैं कि रीति कविता के रचयिता जो कवि हैं वो केवल बसंत के कवि हैं, यौवन और बसंत के कवि। बस उनको तो यौवन काल में जो चेष्टाएं हैं और बसंत की जो उद्दीपन चित्रण है वो ही दिखाई देता है। जीवन के मूल, जीवन के जो सरोकार हैं, जीवन की जो वास्तविकता है, यथार्थ बोध है, वो कतई नहीं दिखता। और वो कहते हैं आगे कि जीवन का फूलता हुआ सुगढ़ रूप भी उन्हें भाता है। उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया है, एक ही पक्ष लिया है कि इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है। ठीक है ना, ऐसा भागीरथ जी ने कहा था। तो कहने का मतलब है कि दरबारी वातावरण था, पूर्ण रूप से विलासिता पूर्ण था। वो जीवन की जो काव्य जो जीवन में व्यापकता देखता है, कविता का उद्देश्य जीवन की व्यापकता को सौंदर्य रूप में प्रदर्शित करना, जीवन के मूल्यों को लोगों को बताना, जीवन को इस तरह प्रस्तुत करना कि लोगों को प्रेरित किया जा सके, लोगों को प्रेरणा मिले। लेकिन यहाँ काव्य दरबारी काव्य बनकर रह गया, जो राजाओं के मनोरंजन के लिए ही मतलब सीमित रह गया। इसलिए दरबारी जो काव्य था रीतिकालीन, वो जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं उनसे बिछड़ गया था, यानी जीवन संकुचित हो गया था, केवल विलासीपूर्ण रह गया। ठीक है, तो इस तरह ये बिंदु हमारा पूरा होता है। और आगे देखते हैं अब 10वां बिंदु, मुक्तक काव्य की रचना। 10वां बिंदु देखते हैं, मुक्तक काव्य की रचना। मुक्तक काव्य की रचना। मुक्तक काव्य की रचना देखिए, बिंदु से हमें पता चल रहा है मुक्तक काव्य दो काव्य होते हैं, एक प्रबंधन काव्य, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? किसी पौराणिक कथाओं का आधार बनाकर, प्रसंग घटनाओं का आधार बनाकर लिखा गया काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? जो कवि की कल्पना पर आधारित मुक्त अवस्था में लिखा गया हो, है ना। तो मुक्त अवस्था में लिखा हुआ काव्य अधिक रीतिकाव्य में अधिक मिलता है, यानी रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक काव्य पर काम अधिक किया है। और आचार्य शुक्ल जी कहते हैं यदि प्रबंध का विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगर प्रबंध काल उस काल की पूरी वनस्थली, पूरा बगीचा है, तो मुक्तक उस बगीचे के क्या है? एक गुलदस्ता समान है। क्योंकि मुक्तक में छोटी छोटी घटनाओं को काल्पनिक आधार लिए हुए रहती है ना। इसी से वे समाज के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसलिए राजा महाराजाओं
राजा महाराजों का जितना अवकाश आता है वो प्रबंध काल को सुनकर अपनी संतुष्टि पूर्ण कर सके, अपनी जो काल की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सके, इसलिए मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए जिनको सुनकर वो झटपट उनका काव्य का आनंद लेते थे। तो इस तरह पता लगता है कि रीति काव्य मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए। दूसरा बिंदु है अंतिम बिंदु इस प्रकरण का अंतिम बिंदु है ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। ये देखिए इसका मतलब क्या होगा। आप थोड़ा ये गौर करते हैं, भक्ति काल में अगर भक्ति काल के उत्तरार्ध में देखा जाए तो वैसे तो भक्ति काल में ब्रज भाषा में कई सारी रचनाएं हुई हैं, कई कवियों ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन रीति काल में ब्रज भाषा में इतना अधिक लिखा गया कि कहने का मतलब है हिंदी के सारे कवि ब्रज में लिखने लगे, तो ब्रज जो कवि बोली हुआ करती थी, उपभाषा हुआ करती थी, उसमें इतना समृद्ध साहित्य लिखा गया कि वो बोली से एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा पा गई। यानी ब्रज भाषा में पूरा भक्ति काल से लेकर रीति काल के जितने भी श्रृंगारी कवि थे, अलंकारी कवि थे, सबने ब्रज का सहारा लिया और ब्रज में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ रचनाएं हमको देखने को मिलती है ना। तो कहने को अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग है ना, उनकी लीलाएं, और दूसरा कारण कि भगवान श्री कृष्ण और राधा किससे जुड़े हुए हैं, ब्रज से। तो ब्रज से जुड़े होने के कारण वहां की जो भाषा है ब्रज है, और ब्रज की यह विशेषता है कि वो लालित्यपूर्ण है, वो मधुर है, मिश्री के समान मीठी शब्द विन्यास है, इसलिए वो मीठी भाषा होने के कारण, मधुर भाषा होने के कारण, लालित्य भाषा होने के कारण, और दूसरी वो श्रृंगार के श्रेष्ठ उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और राधा से संबंधित भाषा है। तो श्रृंगार को और मधुरता को, सौंदर्यता को और अच्छा प्रस्तुत करने के लिए ब्रज भाषा में लिखा जाने लगा है, और इतना अधिक लिखा जाने लगा कि मूल हिंदी में लिखने वाले कवि भी ब्रज भाषा में काव्य रचना करने लगे, और ब्रज भाषा एक सामान्य बोली थी, तो उसमें इतना अधिक साहित्य लिखा गया कि वे एक स्वतंत्र भाषा बनकर हमारे सामने आई, ब्रज भाषा है ना। तो ब्रज भाषा में बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया, और क्योंकि अगर हम देखें कि मराठी क्षेत्र में देखें तो भूषण कवि थे है ना, रीतिकाल के, ओज के कवि, वीर रस के कवि भूषण